नमस्कार फ्रेंड्स, जैनिथ पॉइंट ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं एडवोकेट रविंद्र कुमार आप सभी का जैनिथ पॉइंट ऑनलाइन में वेलकम करता हूं। अपने नेट कॉमर्स के सिलेबस में जैसा कि आप जानते हैं टोटल 10 यूनिट्स में से एक यूनिट जो अपनी लॉ से रिलेटेड है, आज अपन उसी के बारे में आगे स्टडी करेंगे। जो आपकी लॉ से रिलेटेड यूनिट्स यानी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की जो यूनिट है, उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रोविजंस आप गो थ्रू करोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस गो थ्रू करेंगे, कंपनीज एक्ट 2013, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, उसके अलावा जीएसटी के कुछ बेसिक प्रोविजंस होंगे और उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इनके बेसिक प्रोविजन अपन कवर करेंगे। तो ये आपकी एक छोटी सी यूनिट है जिसमें लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस है और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है और जो थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज भी रखता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसको मर्केंटाइल लॉ भी बोलते हैं। ये एक बिजनेस लॉ की डेफिनेशन में आता है। तो बिजनेस लॉ की डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा यदि कोई लॉ है जो सबसे पुराना भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, तो दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बिजनेस लॉ में जब अपन आगे इसको स्टडी करते हैं तो आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी मिलेगा, आपको पार्टनरशिप एक्ट भी मिलता है। लेकिन ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों ही पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट हुआ करते थे। फिर बाद में जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में 1930 में अमेंडमेंट हुआ और जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस थे उनको वहाँ से डिलीट किया और उसकी जगह एक नया एक्ट बना दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आज के दिन आप लोग स्टडी करते हो, ये किसी वक्त में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट हुआ करते थे। खैर, ये अपन आगे जब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को स्टडी करेंगे तब मैं आपको ये प्रोविजंस को दोबारा से रिवीजन भी कराऊंगा। आज अपन यहाँ पर शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेसिकली ये जो एक्ट है ये बिजनेस लॉज का सबसे बेसिक लॉ है। और फिर चाहे आप बिजनेस किसी भी फॉर्मेट में करें, मैं फॉर्मेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, कोई बिजनेस करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमेशा कंपनी ही आप इनकॉर्पोरेट करें। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बिजनेस कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के, आप पब्लिक कंपनी बना करके, या आजकल तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको एलएलपी बोलते हैं, ये सब बिजनेस के फॉर्मेट हैं। तो चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस करने के लिए और भी जरूरी नहीं बिजनेस ही हो, उसके अलावा भी डे टू डे लाइफ में नंबर ऑफ एग्रीमेंट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक आम आदमी भी साइन करता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्रीमेंट्स हैं, इनके रूल्स हैं कुछ। हाँ, इनके कुछ रूल्स बना रखे, इनके कुछ प्रोविजंस हैं। उनके अकॉर्डिंग यदि आपका एग्रीमेंट, आपका अनुबंध, आपका करार यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट यदि साइन हुआ है तो ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज फिर वो आपका एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। देखो, एग्रीमेंट दो टाइप के तो आप समझ गए, एक तो वैलिड और एक इनवैलिड। अब इनवैलिड कोई टर्म जनरली यूज नहीं होती इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इनवैलिड की जगह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अपन यूज करते हैं। तो वो सारे रूल्स कि एक एग्रीमेंट करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई भी एग्रीमेंट यदि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो तो उसके क्या बेसिक प्रोविजंस हैं, ये सब टॉपिक अपन इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले जब इस एक्ट को अपन स्टडी करते हैं तो दिमाग में यही आता है कि सर ये एक्ट स्टार्ट कब से हुआ। नो डाउट ईयर से पता चल जाएगा कि 1872 बहुत पुराना लॉ है, लेकिन 1872 में भी फ्रॉम विच डेट ये एक्ट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि कई बार एक बेसिक क्वेश्चन बनता है जब अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो कई बार पूछ लेते हैं कि ये एक्ट किस डेट से इफेक्टिव हुआ। जैसे आप जीएसटी एक्ट पढ़ोगे कि जीएसटी एक्ट किस डेट से इफेक्टिव हुआ, तो अपन बोलेंगे 1 जुलाई 2017। तो ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस डेट से स्टार्ट हुआ, तो चलो इसके बारे में अपन आगे स्टडी करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड अपन आगे और स्टडी करेंगे कि कब से स्टार्ट हुआ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन।
तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और ये एक्ट स्टार्ट कब से हुआ? तो ये एक्ट स्टार्ट हुआ है इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर 1872, यानी 1 सितंबर 1872 से आपका ये एक्ट स्टार्ट हुआ है। अब इस एक्ट में कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। देखो, बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट यदि आपकी क्लियर है तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो डेफिनेशन आप लोगों को गो थ्रू करने को मिलेगी, और वो यही है कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि सर कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्या कवर होगा। तो यदि अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को कवर करें, तो एक चीज आप लोग हमेशा याद रखो, लॉ में यानी कोई भी एक्ट जब बनता है तो जनरली एक्ट में जो टर्म्स यूज होंगी उनका मीनिंग, उनकी डेफिनेशन किसी भी एक्ट के स्टार्टिंग सेक्शंस में गिवन होती है। और ज़्यादातर आप नोट करोगे कि जो सेक्शन 2 है, हाँ, जो सेक्शन 2 होता है उसमें डेफिनेशन लिखी होती है। जो भी एक्ट पढ़ रहे हो आप, जैसे आप कंपनीज एक्ट 2000 स्टडी करते हो तो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टडी करोगे तो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं कि इस एक्ट में जो टर्म यूज होंगी उनका मीनिंग क्या होगा। देखो, कोई भी वर्ड का एक होता है जनरल मीनिंग और एक होता है उस पर्टिकुलर लॉ में उसका क्या मीनिंग होगा। तो वो उस एक्ट में डिफाइन है, और उस एक्ट में जो डिफाइन है उसी मीनिंग को उस एक्ट में अपने को लेकर के चलना है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो ज़्यादातर, मैं हमेशा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 में उस एक्ट की यूज होने वाली जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखी होती है। अब वैसे तो आप लोग जानते हो, देखो, पहले होता है सेक्शन, फिर आता है सब सेक्शन, फिर उसके बाद आता है क्लोज, और फिर आता है सब क्लोज। कई बार आपने जैसे एक्ट पढ़ा होगा, जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट को भी कई बार पढ़ा होगा। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो ये सब चीज़ें, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, या थोड़ा बहुत ये लॉज भी आपके पहले से स्टडी किए हुए रहते हैं बीकॉम में, या फिर कभी और दूसरे कोर्सेज में आपने इनको ज़रूर कंटिन्यू किया हो। तो सेक्शन 2 में ज़्यादातर आपको डेफिनेशंस मिलेंगे, और सेक्शन के बाद में जो ब्रैकेट में लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। लेकिन जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है उसमें जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसको सब सेक्शन नहीं बोलते। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो मीनिंग है वो किस में लिखा है? सेक्शन 2, सेक्शन 2, और ये, तो ये जो आगे एच में लिखा है, ये ब्रैकेट में जो एच लिखा है, इसको सब सेक्शन मत बोलना प्लीज, इसको बोलते हैं क्लोज, यानी सेक्शन 2 क्लोज एच। हाँ, बाकी जो सेक्शन है, एक डेफिनेशन का सेक्शन बता रहा हूं जिसमें जो ब्रैकेट में लिखा हो तो उसको क्लोज बोलते हैं, और बाकी जो सेक्शन है उनमें पहले सेक्शन, फिर ब्रैकेट में सब सेक्शन, फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्लोज, और फिर उसके बाद जो लास्ट ब्रैकेट में आता है उसको बोलते हैं सब क्लोज। लेकिन डेफिनेशन के सेक्शन में सेक्शन और जो ब्रैकेट में लिखा होता है फर्स्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोज। नहीं, ये ओबियसली आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि क्लोज या सब क्लोज में क्या डिफरेंस है, लेकिन इतना थोड़ा बहुत नॉलेज लॉ को पढ़ते टाइम होना बहुत ज़रूरी है कि इसको बोलते कैसे हैं, इसको अपन कहीं पर प्रेजेंट करना हो तो बोलते कैसे हैं। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि जो डेफिनेशन का सेक्शन है उसके जो पार्ट्स हैं, जो ब्रैकेट में लिखे होते हैं, जनरली समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, तो उसको सब सेक्शन नहीं, उसको क्लोज बोलते हैं। खैर, तो अपन तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन 2 और क्लोज एच के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट। हाँ, आप एक चीज यहां पर देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट होना जरूरी है। कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। इन्फोर्सेबल का मीनिंग है कि जो लॉफुल हो। यदि कल उस कॉन्ट्रैक्ट को दूसरी पार्टी नहीं माने तो अपन कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए अपन लड़ सकते हैं। यदि ऐसा एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली तो ये बोलेगा कि मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया है, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली देखोगे ना, तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जनरल भाषा में कोई फर्क नहीं होता।
लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, कि सिर्फ वो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हैं, यानी जिनको आप कोर्ट में कभी चैलेंज कर सकते हो। यदि उस एग्रीमेंट की टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं कर रही दूसरी पार्टी, तो आप कोर्ट में जा सकते हो कंपनसेशन लेने के लिए, डैमेज लेने के लिए। यदि ये राइट्स हैं और कोर्ट इसमें आपकी रक्षा कर सकता है, तो ऐसे एग्रीमेंट को ही अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो पक्का डेफिनेशन में तय हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने से पहले एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आना होगा। अब आप बोलोगे सर ये एग्रीमेंट क्या होता है फिर? तो एग्रीमेंट तो बहुत सिंपल है, मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट भी बताया आपको। तो एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 2 और क्लोज ई में गिवन है। यानी एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है वो आपको सेक्शन 2 और क्लोज ई में गिवन है कि एग्रीमेंट मीन्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। हाँ, यहां से अब आपको थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। देखो, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक अनिल नाम का पर्सन है, उसने सुनील नाम के पर्सन को ऑफर दिया। उसने सुनील नाम के पर्सन को ऑफर दिया कि भाई मेरे पास ये मेरी जो कार है, ये पर्टिकुलर जो कार है, ये मेरी कार मैं आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं। तो अनिल ने प्रपोजल दिया है, प्रस्ताव दिया है, ऑफर दिया है। किसको? सुनील को। तो अनिल ने ऑफर दिया। अब सुनील के पास जैसे ऑफर पहुंचा, अब सुनील या तो उसको रिजेक्ट कर दे कि नहीं भैया मुझे नहीं खरीदनी, और या फिर एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है मैं तेरी ये कार और 5 लाख रुपए में परचेज करने को तैयार हूं। तो एक जने ने ऑफर दिया और दूसरा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आने के लिए एक ऑफर और एक उसकी एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। एक पार्टी ऑफर देगी जिसको ऑफरर बोलते हैं, प्रस्तावक, उसने अपना प्रस्ताव दिया है, और दूसरी पार्टी ने उस प्रस्ताव को, उस ऑफर को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा, ये एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो एग्रीमेंट बेसिकली दो चीजों के मिलने से बनता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब बोलोगे सर एग्रीमेंट होगा इट मींस कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं, फिर वहां पर अपन को ये चेक करना है ना कि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है या नहीं है। अब हो सकता है एग्रीमेंट आपने कोई ऐसी चीज का किया हो जिसका बिजनेस अलाउ नहीं हो, आप कोई ड्रग्स हो या कोई वैसी प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हो, या कोई आपने ऐसा एग्रीमेंट किया हो जो लॉफुल नहीं हो, फ्रॉड करने के लिए दो जनों ने मिलकर के एग्रीमेंट किया कि चलो अपन कहीं चोरी करते हैं। अब एग्रीमेंट तो है, एक ने ऑफर दिया दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो एग्रीमेंट तो है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कल यदि एक जना मना कर दे चोरी करने से, तो दूसरा ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं तूने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था, अब तो तुझे मेरे साथ मिलकर के चोरी करनी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अनलॉफुल है, वो अनफोर्सेबल नहीं है। तो इसलिए प्लीज याद रखो, एक लाइन बोल रहा हूं, इसको आप दिमाग में अच्छी तरह से बेटा सेट कर लो। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट जरूर होगा, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी होंगे जो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होंगे, कोई फ्रॉड करने के लिए हो, या जो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं हो, तो वो एग्रीमेंट तो बने रहेंगे बट वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट के साथ साथ अनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल भी होना चाहिए। चलो हम इसका एक छोटा सा चार्ट बना करके अपन इस चीज़ को और क्लियर करते हैं, तो उसमें अब ये चीज़ अपनी और भी क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले अपने को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को गो थ्रू करना था, तो उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए दो चीज जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में तभी आएंगे, सबसे पहले तो एग्रीमेंट का होना जरूरी है, कि सबसे पहले तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट के बाद एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, एनफोर्सेबिलिटी
एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल भी होना चाहिए। यानी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में तभी कवर होंगे जब एक तो एग्रीमेंट हो और प्लस एग्रीमेंट के साथ साथ अनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब आता है कि सर ये एग्रीमेंट क्या होता है फिर। तो जब अपन एग्रीमेंट की डेफिनेशन को स्टडी करेंगे तो इसमें भी अपने को दो पार्ट मिलेंगे। एग्रीमेंट की जब अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसमें भी सबसे पहले एक ऑफर होगा। ऑफर को जनरली प्रपोजल भी बोलते हैं। जब अपन आगे पढ़ेंगे ना तो कई जगह ऑफर की जगह प्रपोजल लिखा आएगा, तो समझ जाना ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज है। और साथ में एक्सेप्टेंस। सिर्फ ऑफर दिया है लेकिन जब तक अगली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी ऑफर एग्रीमेंट का रूप तभी लेगा जब जिस पार्टी को आपने ऑफर दिया है वो पार्टी उसको एक्सेप्ट करे। यदि वो पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही तो वो प्रपोजल जरूर है लेकिन वो अभी एग्रीमेंट की डेफिनेशन में नहीं है। हाँ, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और एग्रीमेंट के बाद ये चेक करो कि क्या वो एग्रीमेंट लॉफुल पर्पज के लिए है, क्या वो एग्रीमेंट अनफोर्सेबल है। हाँ, यदि एग्रीमेंट अनफोर्सेबल है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट यदि बन गया, अब यदि उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक पार्टी गलत करे, गलत इन द सेंस जैसा कॉन्ट्रैक्ट में बोला था वैसा ना करे, तो फिर जो दूसरी पार्टी है उसके साथ धोखा हुआ तो वो कोर्ट में जा सकती है। तो जिस दिन कोर्ट में अपन जज के सामने प्रेजेंट होते हैं तब ये साबित करना होता है कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि यदि कॉन्ट्रैक्ट आपने साबित कर दिया तो एग्रीमेंट तो है ही फिर। और यदि सिर्फ एग्रीमेंट साबित हुआ है और वो अनफोर्सेबल नहीं है तो फिर कोई कोर्ट आपकी उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो प्लीज इस चीज को क्लियर करें। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यदि स्टडी करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में कवर होने के लिए दो एलिमेंट है, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक ऑफर यानी प्रपोजल बाय वन पार्टी और दूसरा एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी। यानी जिस पार्टी को आपने ऑफर दिया है वो यदि उसको एक्सेप्ट कर ले तो फिर वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब आपने अपनी स्लाइड पे एक बार देखो, वापस आते हैं स्लाइड पे। अपन इसी चीज को गो थ्रू किया लास्ट में कि मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। तो सेक्शन 2 और क्लोज ई यदि अपन गो थ्रू करें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट में ऑफर यानी प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ये दोनों यदि कवर हैं तो फिर आप यहाँ पर एग्रीमेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाओगे। ये दो बहुत बेसिक डेफिनेशन और मुझे पूरा विश्वास है ये आपकी पहले भी कहीं ना कहीं गो थ्रू की हुई, लेकिन इनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ आपको ये बेसिक टर्म्स याद रखने। कई बार ये होता है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स और नीचे चार ऑप्शन मिल जाएंगे, एन एग्रीमेंट इज एन ऑफर या एक्सेप्टेंस या नन ऑफ द अबव। तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है इसलिए इनको गो थ्रू करना जरूरी है। चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो अपनी स्लाइड है, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसको गो थ्रू करते हैं। अब इसमें जैसा कि आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आने के लिए दो चीज जरूरी है, एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस। अब क्वेश्चन नहीं आता सर ऑफर क्या होता है, एक एक करके सारे देखो। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट से नीचे आई एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे बनेगा, तो भैया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को मिला दो एग्रीमेंट बनेगा। अब क्वेश्चन आता भैया ऑफर कैसे बनेगा, तो वो और पढ़ लेते हैं अपन कि ऑफर कैसे बनता है। तो ऑफर की भी डेफिनेशन अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गिवन है, लेकिन ऑफर की डेफिनेशन आपको कौन से सेक्शन में गिवन है, तो सेम वही चीज सेक्शन 2 और क्लोज ए। हाँ, क्लोज ए में गिवन है, प्रपोजल की डेफिनेशन गिवन है। जैसे वो एग्जाम्पल आपको ध्यान होगा, मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले एग्जाम्पल बताया था कि अनिल ने ऑफर दिया कि मैं, मेरी एक कार है वो कार आपको सेल करना चाहता हूँ, सुनील को बोला। तो अनिल ने ऑफर दिया सुनील को, तो अनिल ने अपना इरादा बताया, अनिल ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं मेरी ये कार इतने रुपए में आपको सेल करना चाहता हूं। तो अनिल ने अपनी इच्छा सुनील के सामने जाहिर की, यानी अपनी विलिंगनेस सुनील के सामने रखी। और अनिल का इंटेंशन क्या है कि सुनील उसको जो ऑफर दिया उसको एक्सेप्ट करे। तो यही चीज देखो लॉ में लिखी है। एक्ट की लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल होती है, लेकिन आप जैसे उसको समझने लग जाओगे ना, सबसे इजी लॉ की डेफिनेशन, क्योंकि फिक्स है फिर वो।
तो ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रपोजल किसे कहते हैं। तो लिखा इसमें व्हेन वन पर्सन, यानी अनिल अपने एग्जाम्पल में चलें तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, सिग्निफाइज यानी एक तरह से जाहिर करना, टू अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को। तो यदि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सिग्निफाइज करे यानी सर जाहिर करे, व्यक्त करे, अब बोलोगे सर क्या चीज, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा। जैसे अनिल ने अपनी विलिंगनेस, और विलिंगनेस किसकी, या तो टू डू कि कोई वर्क करते हैं कि चलो आओ यार मिलके बिजनेस करते हैं, या फिर टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। प्लीज ये चीज आप ध्यान से सुनो, ये जो अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग है इसका मतलब है, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग जिसको बोलते हैं अपन, तो अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग का मतलब होता है कि कोई एक्ट को नहीं करने की कंसेंट। देखो कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना, या तो टू डू समथिंग, जैसे अनिल और सुनील ने मिलकर के एग्रीमेंट किया कि चलो अपन पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो ये तो है टू डू समथिंग। एक होता है नॉट टू डू समथिंग, जैसे अनिल सुनील को बोले कि देख भाई अपन दोनों ये जो कोई ऑक्शन होने वाली है, नीलामी होने वाली है, उसमें अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन वहां नहीं जाएंगे, अपन दोनों ऐसा नहीं करेंगे। और सुनील ने भी सहमति दे दी कि ठीक है भाई अपन ऐसा नहीं करते। तो प्रपोजल या तो टू डू समथिंग या नॉट टू डू समथिंग। जो नॉट टू डू समथिंग उसको क्या बोलते हैं, टू अब्सटेन, अब्सटेन यानी अब्सेंस रहना, यानी ओबियसली दूर रहना, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि कोई पर्टिकुलर वर्क है जिसको अपन परफॉर्म नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड जो है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग। तो प्रपोजल में यानी ऑफर में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस जाहिर करता है टू डू या टू अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, और आपका इंटेंशन क्या है, विद ए व्यू, आप इसलिए वो ऑफर दे रहे हो टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। अब बोलोगे सर एसेंट क्या होती है, तो एसेंट का मीनिंग होता है कंसेंट। एसेंट को कई बार कंसेंट भी बोलते हैं, सहमति। एसेंट को कंसेंट भी बोलते हैं कि वो अगला पर्सन भी आपको सहमति दे। जैसे आपने उसको अपनी कार बेचने का ऑफर दिया तो आपका इंटेंशन था कि वो आपको सहमति दे, यानी वो आपको कार खरीदने में भी आपको सहमति दे। तो विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, तो उस दूसरे व्यक्ति की सहमति लेने के इरादे से टू सच एक्ट और सच एब्सेंस, कि वो पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए या जो नहीं एक्ट परफॉर्म करने का आपका इंटेंशन था उसमें वो अगला पर्सन आपको सहमति दे। इसलिए आप यदि अपनी इच्छा किसी दूसरे पर्सन के सामने जाहिर करते हो तो ये माना जाएगा कि आपने ऑफर दिया है। यानी ऑफर देने का मतलब है यदि एक पर्सन, अब स्टार्टिंग से सुनने प्लीज, अब पूरी एक लाइन बता देता हूँ, ये मैंने पॉइंट्स में तोड़ तोड़ के लिए आपको इसलिए समझा रखा है, वैसे तो एक पैराग्राफ है ये पूरा, लेकिन आपको लर्न जल्दी हो जाए और याद लंबा रहे, फिर आपको ध्यान रहे कि हाँ ये ऐसा, ये टर्म्स वहाँ पर यूज हुई थी। होता क्या है, जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो उनमें कोई पर्टिकुलर वर्ड पे ही आपको क्वेश्चन बना के दे देते हैं और वो ऑप्शन सारे लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। उस टाइम यदि आपने ऐसे पार्ट्स में लर्न किया हुआ है तो आपको ध्यान रहेगा। तो ध्यान से सुने कि प्रपोजल की डेफिनेशन में कब कवर होंगे, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, यदि एक व्यक्ति अपना इच्छा, अपना इरादा जाहिर करे टू अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन के सामने। बोलोगे सर ठीक है यहाँ तक, तो टू डू समथिंग या टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं परफॉर्म करने के लिए। यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी इच्छा जाहिर करता है और इंटेंशन क्या है कि वो जो दूसरा व्यक्ति जिसको आप ऑफर दे रहे हो वो अपनी कंसेंट दे, तो ये माना जाएगा कि आप ऑफर दे रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। एग्जाम्पल में लिखा कि अनिल ऑफर्स टू सेल हिज कार टू सुनील, कि अनिल ने अपनी कार सुनील को सेल करने का ऑफर दिया, और वो भी किस वैल्यू में, ₹4 लाख, 4 लाख रुपए के लिए। तो इन दिस केस अनिल हैज मेड एन ऑफर टू सुनील, इस केस में अनिल ने सुनील को ऑफर दिया है। अभी ये एग्रीमेंट नहीं बना है, अभी यहाँ तक यदि आप देखो तो अनिल ने सिर्फ ऑफर दिया है कि मैं, ये मेरी को पर्टिकुलर कार है, ये 4 लाख रुपए मैं आपको सेल करना चाहता हूँ। ये ऑफर दिया है अनिल ने, किसको दिया है, सुनील को। अभी तक ये सिर्फ ऑफर है। हाँ, यदि आप सुनील इसको एक्सेप्ट कर ले तो फिर उस कंडीशन में ये आपका
यदि इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आएगा। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, और एग्रीमेंट बनने के लिए पहले ऑफर होना जरूरी है। ऑफर क्या होता है वो अपने आप यहाँ पर कवर किया कि किस चीज को अपन ऑफर बोलते हैं। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो अपन अब यहाँ गो थ्रू करेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आता हूँ आपको, जो नेक्स्ट टॉपिक अपना, क्योंकि ऑफर के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज रहेगी वो कौन सी रहेगी? ऑफर के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे श्री तो ऑफर के जस्ट बाद की स्टेज है, तो बिल्कुल जिस पर्सन को, जैसे अनिल ने सुनील को ऑफर दिया था, तो जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया है यदि वो पर्सन आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो ये क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आने के लिए दो चीज जरूरी थी, ऑफर जो अपन लास्ट टॉपिक कवर किया था, और यहां पर जो अपन कवर कर रहे हैं वो कौन सा है? एक्सेप्टेंस। हाँ, ये एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में आएगा कि एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन में किसे कहेंगे, तो वो बताया यहां पर आपको सेक्शन 2 और क्लोज बी में कि व्हेन द पर्सन, अब कौन सा पर्सन? जिसको ऑफर दिया था। तो देखो कि व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, कि जिस पर्सन को आपने प्रपोजल दिया है यदि वो पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट, यदि वो अपनी सहमति दे देता है। देखो पहले तो ऑफर ने अपनी विलिंगनेस उसके सामने जाहिर की थी कि भाई मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, तो क्या आप मेरे साथ मिलके ऐसा करोगे क्या? अब यदि वो अदर पर्सन जिसको आपने ऑफर दिया था, देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है कि व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, कि जिस पर्सन को प्रपोजल दिया था यदि वो पर्सन सिग्निफाइज इज एसेंट, अपनी सहमति दे देता है, ऑन दैट प्रपोजल, उस प्रस्ताव पर जो उसको दिया गया था, यदि उस प्रस्ताव पर वो अपनी सहमति दे दे, तो देन, तो तब द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, तो ये मान लिया जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और जो प्रपोजल एक बार एक्सेप्ट हो गया वो क्या बन जाता है? प्रोमिस। यानी एक्सेप्टेड प्रपोजल, जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया वो प्रोमिस बन गया, यानी वो एक्सेप्टेंस हो गई। इट मीन्स अब वो दोनों पार्टीज के लिए बाइंडिंग हो गया, अब दोनों पार्टीज को मानना जरूरी है। अब एग्जाम्पल देखो, वही जो लास्ट आपने लास्ट ऑफर वाले टॉपिक में एग्जाम्पल देखा था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है कि अनिल ऑफर्स टू सेल, अनिल ने सुनील को अपनी कार 4 लाख रुपए में सेल करने का ऑफर दिया। अब यदि सुनील अपनी कंसेंट दे देता है कि ठीक है मैं आपकी कार 4 लाख रुपए में परचेज करने को तैयार हूं, तो ये मान लिया जाएगा कि जो अनिल का प्रपोजल था वो एक्सेप्ट हो गया। और जैसा कि आप जानते हो, जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है? जो प्रपोजल एक बार एक्सेप्ट हो गया तो वो एग्रीमेंट का रूप ले लेता है। और एग्रीमेंट के बाद फिर आता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो फिर अपन वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होने के लिए अनफोर्सेबिलिटी चेक करते हैं। तो एक बार अपने इसी टॉपिक को मैं आपको जो एक चार्ट बनाया था उस पर लेकर के आता हूँ, आपको ध्यान होगा अपन ने पढ़ा था इस चार्ट को। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट के साथ साथ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है, ये कवर किया था सर। एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आने के लिए एक प्रपोजल होना जरूरी है और प्रपोजल के साथ साथ में एक्सेप्टेंस। और अब ये प्रपोजल क्या होता है ये आपने गो थ्रू किया, और एक्सेप्टेंस क्या होती है इसकी भी आपने डेफिनेशन गो थ्रू की। यानी ऑफर, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होगा तो एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट की जब वही एग्रीमेंट यदि अनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट के बाद में अनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, दोनों कंडीशन पूरी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आना है तो फिर एक तरफ प्रपोजल और दूसरी तरफ उसका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। जब ये दोनों कंडीशन भी पूरी हो जाएंगी तब उस कंडीशन में आपका ये ऑफर और अनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। चलो अब इसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। तो अपन जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे तो यहाँ तक की जो आपने कवर किया है, अब आता है बेसिक एलिमेंट्स। ये तो आप समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, तो एग्रीमेंट हो, अनफोर्सेबल हो, एग्रीमेंट के लिए ऑफर हो एंड एक्सेप्टेंस हो। अब क्वेश्चन ये आता है सर अनफोर्सेबल कब माना जाता है, तो अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं सर,
कुछ बेसिक एलिमेंट हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा, यानी वो लॉ के द्वारा अनफोर्सेबल तभी होगा जब इन कंडीशंस को पूरा कर दे। यानी यदि आप चाहते हो कि आपका एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो, तो ये कुछ बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ये कंडीशंस यदि आप पूरी कर रहे हो तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, यानी तभी आपका एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टू पार्टीज, बिल्कुल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब कम से कम दो पार्टी हो। बिल्कुल सर, कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है। एक बंदा, सिंगल पर्सन खुद को ही ऑफर दे और खुद ही एक्सेप्ट कर ले, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होने के लिए कम से कम दो पार्टीज का होना जरूरी है। तो देखो लिखा भी है यहाँ पर कि फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पार्टीज। कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है। तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है। अब कितने पार्टनर हो सकते हैं? 2, 5, 8, 10, 15, 20, तो मोर देन टू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम टू पार्टीज का होना जरूरी है। तो ये पहली कंडीशन है कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब कम से कम दो पार्टी हो। दो पार्टी भी कौन कौन? एक पार्टी जिसने ऑफर दिया हो और दूसरी पार्टी जिसने एक्सेप्ट किया हो। तो एक ऑफर देने वाली पार्टी और एक उसको एक्सेप्ट करने वाली पार्टी। जब दो पार्टी होंगी कॉन्ट्रैक्ट में, एक ने ऑफर दिया होगा, दूसरे ने एक्सेप्ट किया होगा, तो वो एग्रीमेंट बनेगा। और फिर यदि वो अनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट है टू पार्टीज, ठीक है। सेकंड कंडीशन कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो, अपन बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, अपन कोई फैमिली लॉ नहीं पढ़ रहे, कोई ऐसे सोशल लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, बिजनेस लॉ है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। आप बोलोगे सर लीगल रिलेशनशिप मतलब समझे नहीं। चलो बताता हूँ। जैसे मान लो अनिल के घर पे कोई फंक्शन है, अनिल की खुद की शादी है या उनके मान लो ब्रदर सिस्टर की शादी है। उसने अपने दोस्तों को इनवाइट किया कि भाई मेरे घर पर एक शादी का प्रोग्राम है, आपको आना है। अब जब अपन किसी को इनवाइट करने जाते हैं, कार्ड देने जाते हैं, तो मना कोई नहीं करते। आएंगे नहीं वो अलग बात है, लेकिन मना भी नहीं करते। अपन जैसे उनको बोलेंगे तो ये बोलते हैं कि हाँ हाँ भाई ज़रूर आएंगे, हम ज़रूर आएंगे। यानी आपने ऑफ़र दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, और अब वो नहीं आए तो आपने तो 400 पर्सन्स को ऑफ़र दिया था। तो अब उन 400 पर्सन्स को ऑफ़र दिया तो आप तो यानी एक तरह से उनको इनवाइट किया, तो आप तो इसी हिसाब से तैयारी करके चल रहे हो कि 400 लोग आएंगे कम से कम, तो 400 लोगों का मुझे खाना बनाना है। उस लेवल की आपने प्रिपरेशन की। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ 200 लोग ही आई, तो आपका तो खाना वेस्ट हो गया, मनी वेस्ट हो गया। तो जो लोग नहीं आए उन सब के अगेंस्ट में आप कोर्ट में जाइए कि सर मैंने इनको ऑफर दिया था और ये नहीं आई, जिसके कारण मेरा खाना वेस्ट हो गया, जिसके कारण मुझ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई। नहीं तो मैं कम खाना बनवाता, मना कर देते। तो ये उस टाइम हाँ क्यों बोला था? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज़। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, किसी को इनवाइट करना अपने फैमिली फंक्शंस में, सोशल फंक्शंस में, यहाँ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही। ये लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती। जैसे आप एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मैं आपको हर महीने इतने रुपए दे दिया करूँगा, वो आप अपनी शॉपिंग वगैरह करते रहना। अब किसी मंथ मान लो नहीं दिया हस्बैंड ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ कोर्ट में चली जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स या इस टाइप के जो सोशल इन्विटेशंस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सॉरी जो एग्रीमेंट्स हैं, ये इस एक्ट में कवर नहीं होते। तो इस एक्ट में वही कॉन्ट्रैक्ट कवर होंगे जिनका इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना हो, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को इस एक्ट में कवर करते हैं। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बाकी जो सोशल नेचर के या फैमिली अरेंजमेंट नेचर के जो एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो इस एक्ट की डेफिनेशन में कवर, यानी इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो कवर नहीं होंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनो, कोई भी एग्रीमेंट अनफोर्सेबल तभी होगा जब वो दो कंडीशन पूरी करे। तो सबसे पहली कंडीशन आप लोगों ने गो थ्रू की थी कि सर कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन थी
कि सर वहां पर जो पार्टीज का इंटेंशन है वो इंटेंशन क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना हो। पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होना चाहिए, तभी आपका वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी अपन इस पर आगे और भी स्टडी करते हैं। अब तीसरी जो कंडीशन है, जो सबसे मेन कंडीशन है, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आना चाहता है तो जो पार्टीज की उस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशन जो उन पार्टीज के बीच में डिसाइड हुई है वो सर्टेन हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर कंफ्यूजन कैसे होता है, तो एक बार ये डेफिनेशन ऊपर वाला मीनिंग बाद में पढ़ेंगे। मैं एक आपको एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना आप इस एग्जाम्पल को। यहाँ अनिल के पास 4 कार हैं, यानी अनिल के पास ऑलरेडी 4 कार हैं पहले से। मान लो कोई BMW है, 2 ऑडी हैं, 1 मर्सिडीज है, या और मान लो छोटी मान लो, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसे मान लो। अब अनिल ने सुनील को ऑफर दिया कि यार मैं मेरी एक कार तुझे बेचना चाहता हूं 4 लाख रुपए में या 40 लाख रुपए में, जो भी। तो अनिल ने तो ऑफर दे दिया, और अनिल ऑफर दे रहा है ये सोच करके कि मुझे BMW वाली सेल करनी है, और सुनील सोच रहा है कि यार ठीक है मैं कार ले लूंगा। सुनील ये सोच के एक्सेप्ट कर रहा है कि वो मर्सिडीज सेल कर रहा है। यानी यहां पर अनिल के पास 4 कार हैं, अनिल ने ऑफर देते टाइम ये मेंशन नहीं किया कि मैं कौन सी कार बेचना चाहता हूं, बस ये बोल दिया कि मेरे पास 4 कार हैं, उनमें से मैं एक कार तुझे बेचना चाहता हूं 4 लाख रुपए में। सुनील बोला कि ठीक है मैं वो एक कार खरीदने को तैयार हूं। अब अनिल बेचना चाह रहा है उसको, जैसे एक अल्टो भी है या मारुति 800 पुराने वाली, वो बेचना चाह रहा है। अनिल तो ये मान के चल रहा है कि मैं 800 बेचने के लिए बोल रहा हूं, और सुनील सोच रहा है कि वो BMW बेच रहा है उसके लिए बोल रहा है। अब दोनों का इंटेंशन अलग अलग हो गया ना यहाँ पर, तो सर्टेनिटी नहीं है। कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में तभी कवर होगा जब उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस सर्टेन हो, दोनों पार्टीज पे क्लियर हो, बिल्कुल दोनों पार्टीज के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट का मतलब है इन द सेम सेंस। इसलिए ऑफर में मेंशन करके दो कि मेरे पास 4 कार हैं, इसमें से जो BMW कार है इस नंबर वाली, क्योंकि कार का तो नंबर भी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मेंशन करके दो ना स्पेसिफिक, ताकि पता चले, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना आसान हो जाए, ताकि जिसको ऑफर दे उसको पता रहे कि भाई मुझे क्या चीज मिलने जा रही है यदि मैं ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। यदि टर्म्स एंड कंडीशंस कंफ्यूजिंग हैं, सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड होगा, क्योंकि वहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है, वहां पर पार्टीज के दोनों के एंड पर कंफ्यूजन है। तो थर्ड पॉइंट यही है कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, तो द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन इन इट्स टर्म्स, कि एग्रीमेंट में उसके टर्म्स से लेकर के जो भी टर्म्स कंडीशंस लिखी हो वो सर्टेन हो और वो पर्टिकुलरली मेंशन होनी चाहिए। यदि ये कंडीशंस पूरी करेंगे तभी आपका ये एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होगा, अदरवाइज ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। तो ये आपको यहां तक को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, चलो इसके आगे की टर्म्स हैं वो अपन और आगे कवर करते हैं। तो बेसिक 3 एलिमेंट्स आपने पढ़े अभी तक कि 2 पार्टीज होना जरूरी है किसी भी एग्रीमेंट में, पार्टीज का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना हो, और थर्ड जो पॉइंट है वो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस सर्टेन होनी चाहिए। यदि तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तभी जा करके आपका वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर अपन आते हैं। अब इसमें कुछ और एडिशनल भी बेसिक एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो जो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 1 या 2 क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं, और वो है फ्री कंसेंट। हाँ जी सर, फ्री कंसेंट, कि जो पार्टीज की कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, पार्टी की कंसेंट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। यहाँ फ्री का मतलब है कोई दबाव नहीं हो, कोई भी किसी भी तरह से उसको आपने, यदि आपने किसी पार्टी को ऑफर दिया
और अगली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है लेकिन किसी डर के कारण, यदि आपने उसको धमकी दी है, कोई आप डरा धमका करके किसी की सहमति ले रहे हो, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपकी डोमिनेंट पोजीशन है, बोलते ना पोजीशन का फायदा उठा रहे हो आप। जैसे मान लो टीचर है, स्टूडेंट है, आप टीचर स्टूडेंट को जो बोलेगा तो जनरली स्टूडेंट मना नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार सर ने बोला है तो अपन को ऐसा करना चाहिए। तो वहां उन्होंने सहमति जरूर दी है, बट वो बोलते हैं ना, मन से राजी नहीं है वो। तो ऐसी कंसेंट जो मन से राजी होकर के नहीं दी अगले ने, तो वो कंसेंट फ्री नहीं है फिर। और यदि कंसेंट फ्री नहीं तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। फिर वो एग्रीमेंट क्या होगा? ना ना ना, वॉइड भी नहीं होगा। प्लीज ध्यान से सुनो आप। यदि धमकी दे करके या ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंस से इनसे यदि कंसेंट लेते हैं तो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता, वॉइड भी नहीं होता, वॉइडेबल होता है। आप बोलोगे सर वॉइडेबल क्या है? तो वॉइडेबल का मतलब है जिसकी कंसेंट आपने डरा धमका करके या राजी मन से नहीं ली, वो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि जज साहब मैंने इसको सहमति जरूर दी है, लेकिन इसने मुझ पर डर बनाया हुआ था, मुझ पर या मेरे फैमिली की किसी भी पर्सन पर किसी टाइप का दबाव था जिसके कारण मुझे हाँ बोलना पड़ा, या मेरी कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता था जिसके कारण मैंने उसको उस टाइम हाँ बोला, या फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस किसकी पोजीशन डोमिनेंट थी। हाँ, वो चाहे तो कोर्ट में जाकर के उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। यानी एग्रीमेंट ना तो ये वैलिड होगा जहां कंसेंट फ्री नहीं, ना वॉइड होगा, बल्कि क्या होगा? वॉइडेबल होगा, वॉइड हो सकता है। अब वॉइड उसी पार्टी के ऑप्शन पर है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, वो चाहे तो वैलिड करवा दे और वो चाहे ऑब्जेक्शन करे तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो चलो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं कि द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, की पार्टीज की कंसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फ्री, कि पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। एंड कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट, और पार्टीज की सहमति को फ्री तभी माना जाता है इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोयर्सन, कोयर्सन यानी डरा धमका करके, नॉट कॉज्ड बाय कोयर्सन, आपने डरा धमका करके कंसेंट नहीं ली, नॉट कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये माफ करना थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक रह गई, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कोई की डोमिनेंट पोजीशन के कारण आपने उसको कंसेंट दी, या फिर बाय फ्रॉड, या उस पर्सन ने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन से या फ्रॉड करके आपसे सहमति लिए। कई बार होता है ना कि कोई दुकान में आपको चीज़ खरीदने गई, उसने दिखाया कोई दूसरा प्रोडक्ट, पैक कोई दूसरा कर दिया, तो बाय फ्रॉड उसने कंसेंट ली है, धोखा किया आपके साथ, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत फैक्ट्स को प्रेजेंट करके, जो चीज़ सही नहीं थी उसको आप विश्वास में लेकर के आकर के आपकी कंसेंट ले रहा है, या बाय मिस्टेक। हाँ, मिस्टेक, ये अगर आगे टॉपिक आएंगे इसको पढ़ेंगे। तो यदि इन तरह से कंसेंट ली गई है, कंसेंट यदि कोयर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मिली है तो वो कंसेंट फ्री नहीं है। फिर उस कंसेंट को आप फ्री कंसेंट नहीं बोलोगे और आपका एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल। और यदि बाय मिस्टेक, प्लीज ध्यान रखना मिस्टेक के लिए अलग लॉ है, बाय मिस्टेक यदि कंसेंट दी है तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? वॉइड, वॉइडेबल नहीं, फिर वॉइड। इस चीज को अपन आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से पढ़ना इस लाइन को, कि व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोयर्सन और बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, तो द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, उस पार्टी के एंड पर ये ऑप्शनल है, ये वॉइडेबल है जिसकी कंसेंट इस तरह से ली गई है। और यदि वो कंसेंट, यानी कुल मिला के आप इतना याद रखो कि कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आने के लिए वहां पर पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए,
और कोई भी कंसेंट को फ्री कंसेंट तभी बोलते हैं जब उसकी कंसेंट बाय कोएर्सन नहीं हो, यानी डरा धमका करके नहीं ली हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं ली हो, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं ली हो, बाय मिस्टेक नहीं ली हो, तो वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, क्योंकि वहां पर कंसेंट फ्री मानते हैं। तो इस चीज को आपको मैं एक बार समझाता हूं, आपने एक बार इस टॉपिक पर आते हैं। देखें प्लीज, एक बार ध्यान देना आप इस पॉइंट पर, यानी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, यानी पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। इफ कंसेंट इज कोज्ड बाय, यदि कंसेंट इन तरह से ली गई है, कोएर्सन, यदि बाय कोएर्सन, मैंने आपको पीछे ध्यान होगा, आपको अपने 4 टॉपिक इसमें कवर किए थे, अलग अलग तरह से थी। तो सबसे पहले था कोएर्सन, तो बाय कोएर्सन या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन। ध्यान दें प्लीज, यदि पार्टीज ने कंसेंट तो दी है, लेकिन वो कंसेंट या तो बाय कोएर्सन या बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस या बाय फ्रॉड या फिर बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ध्यान देना, यदि इस तरह से कंसेंट आई है तो एग्रीमेंट कौन सा होगा, एग्रीमेंट होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कौन सा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और यदि पार्टीज की कंसेंट बाय मिस्टेक हुई है, मिस्टेक, बाय मिस्टेक है, तो बाय मिस्टेक यदि है तो फिर वो एग्रीमेंट होगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपका ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। प्लीज इस चीज को ध्यान से देखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है। यानी बेसिक रूल तो यही है कि एग्रीमेंट की पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, और कंसेंट फ्री ही मानी जाती है जब तक कि वो कंसेंट बाय कोएर्सन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय फ्रॉड या बाय मिसरिप्रेजेंटेशन या बाय मिस्टेक नहीं हो। यदि इन तरह से, यदि इन रास्तों से कंसेंट मिली है तो वो फ्री नहीं है। फिर अब आप बोलोगे सर यदि फ्री नहीं है तो इफेक्ट क्या होगा, तो क्या वो एग्रीमेंट वैलिड होगा, नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा, तो फिर आपको 2 पॉइंट बताएं आगे। यदि इन ये जो 4 पॉइंट लर्न कर लो प्लीज, इन चारों पॉइंट को, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इन 4 वे से, यदि इन 4 रास्तों से कंसेंट मिली है तो एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। अब वॉइडेबल का मतलब एक पार्टी चाहे तो उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। अब बोलोगे सर वो एक पार्टी कौन सी, तो बिल्कुल सही, जिसकी कंसेंट आपने इस तरह से ली है वो पार्टी चाहे तो उस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। और ये यदि कंसेंट बाय मिस्टेक है तो एग्रीमेंट वॉइड होगा, वो वैलिड हो ही नहीं सकता। यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है। अब जिसकी कंसेंट इस तरह से ली थी वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो वैलिड है, और ऑब्जेक्शन करेंगे तो वॉइड हो जाएगा। यानी तो वॉइडेबल एग्रीमेंट में बिकम वॉइड एग्रीमेंट, वो वॉइड हो सकता है, बट जो वॉइड है वो कभी भी वैलिड होगा ही नहीं। जो वॉइड है वो बिल्कुल खत्म एग्रीमेंट है, उसमें किसी पार्टी के को राइट्स या कोई भी लायबिलिटीज राइट्स नहीं होगी। तो एग्रीमेंट की सबसे पहली कंडीशन जो बेसिक एलिमेंट्स अपन पढ़ते हैं उसमें यही आता है कि पार्टीज की कंसेंट जो है वो बिल्कुल फ्री हो, और कंसेंट फ्री तब तक मानी जाती है, पार्टीज की कंसेंट फ्री ही मानी जाती है जब तक कि उन पार्टीज की कंसेंट इन रास्तों से नहीं आई है, तो यानी कंसेंट फ्री है। और यदि इन रास्तों से कंसेंट आई है तो फिर वो एग्रीमेंट वैलिड तो होगा नहीं, तो वो या तो वॉइडेबल होगा, और बाय मिस्टेक है तो फिर वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे के अपन जो पॉइंट्स है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है,
इसमें आपको आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।